हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको से डिस्कशन किया था। मैंने आपको से बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह ये सब नहीं किया था, बट टॉपिक को समझा था। हमने ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस के बारे में आपको बताया थे। 1 ओम क्या होता है उसको भी सिखाया था। बट स्टूडेंट लिसन टू मी, क्वेश्चंस को मैंने कहा था कि इस लेक्चर में आऊंगा। याद रहे इस लेक्चर को अटेंड तभी कीजिए जब आप प्रीवियस लेक्चर यानी कि पिछले लेक्चर को आप अटेंड कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स पढ़ाया हूं उसी टॉपिक का इस्तेमाल करके इसमें कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो पता चल गया ना कि आखिरकार क्यों उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि उस लेक्चर से ही रिलेटेड ये भी लेक्चर ही रहा गया। इज इट क्लियर? चलिए क्लियर होता है। वैसे आपको दे दूंगा मैं इस लेक्चर को देखने के बाद यहाँ पे भी साइड में, वहां से भी आप देख सकते हैं जब इस लेक्चर एंड हो जाएगा तो। एनी हाउ, अब लेट अस डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर्स, करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। हमारे पास कोई एक वायर है, वी हैव ए वायर, सपोज दैट ए भी हमारा क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है, जिसमें से 1 वोल्ट 0.1 वोल्ट का करंट को फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है इसके एंड्स पर। तब कितना करंट फ्लो करता है जी? तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। इट्स अ 2 एम्पियर। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस को निकालिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चंस। देखिए होगा क्या, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ। 2 एम्पियर्स करंट इज 0.1 वोल्ट, यानी कि यू हैव गिवन में आपके पास क्या क्या है, करंट दिया हुआ नहीं, करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर दिया हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस भी तो दिया हुआ ही है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज इक्वल टू कितना, 0.1 वोल्ट दिया हुआ है आपका। चलिए अच्छी बात है। अब आपसे पूछा है इसी रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस जो है वो हमारा यानी कि R इज इक्वल टू व्हाट, कि R की वैल्यू क्या होगी। तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। देखिए लिखेंगे सिंस, आपको ऐसे पढ़ाए हैं V इज इक्वल टू IR। कैसे? अरे भाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यही ना होता है, V इज इक्वल टू IR। एट कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। I कांस्टेंट और इसी कांस्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ये I नीचे आएगा तो इस प्रकार से लिखाएंगे ना। तो हमने आपको फार्मूला भी तो लिखा है, 3 फार्मूला लिखा बनाया है इससे। चलिए क्लियर होता है। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू V का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 0.1, और करंट कितना है 2 है, तो इतना हो गया, इतना ओम। अब फाइनली आपका क्या हो जाएगा जब इसको कीजिएगा तो 0.05 ओम, यही आपका रेजिस्टेंस और हो जाएगा। पता चल गया ना कि आंसर निकल गया, कैसे निकल गया। जब इसको आप इवैल्यूएट कीजिएगा तो इतना ही आएगा। समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। तो ये आपका क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चन था, आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने करवाया। अब इसी टाइप पे कुछ एक और क्वेश्चंस देखते हैं जी, लेकिन उससे पहले इतनी सारी बातों को नोट करेगा तभी ना। तो मेंशन दिस प्लीज। Now we have solved the questions that previous questions में हमें रेजिस्टेंस को पता करना था। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना है जी। उसी फार्मूलाज का ही इस्तेमाल होगा, ओम्स लॉ को यहीं पकड़ के चलेंगे और इस पे ही कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इस क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से। A simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistance 60 ohms. What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wire is negligible. जो हमारा सर्किट में रेजिस्टेंस है कनेक्टिंग वायर वो नेग्लिजिबल है, और
24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ और एक रजिस्टर है वो 60 ओम का है। यानी कि अगर मैं फिगर को ड्रा करने की मैं बातें करूं तो फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ये माइनस तो दिस विल बी प्लस, यही होगा। अब देखिए जो डायरेक्शन लेते हैं वो कन्वेंशनल करंट का कुछ इस प्रकार से, 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, रजिस्टर हमारा 60 ओम का है, जो आई इसमें से बाहर आ गया उसका पता लगाना कि आई बराबर भाट, तो नो प्रॉब्लम, बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन करने से पहले वही चीज यानी कि लिखना जरूरी है। गिवन में बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस देगा, जब आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड ही, सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं बेसिकली पढ़ाता हूँ, बट होता यह है कि बिहार बोर्ड से कोई बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं जो बट लिखते हैं इंग्लिश मीडियम, तो सब कुछ यार इस प्रकार से मेंशन करके आप लिखिएगा। तो देखिए होता यह है कि आपका दिया हुआ है रेसिस्टेंस, यू हैव रेसिस्टेंस, रजिस्टर यानी कि रेसिस्टेंस ही है, R इज इक्वल टू 60 ओम दिया हुआ है, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी आपको मेंशन की हुई है, यानी कि V बराबर कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट। पूछा कितना, क्या कि भाट विल बी द करंट इन द सर्किट, यानी कि आपको करंट को निकालना है, नहीं बताया कि I बराबर भाट होगा, तो करंट यानी कि I इज इक्वल टू भाट। अब आपको जानते हैं लिखेंगे सिंस V बराबर IR, कैसे, तो बाई ओम्स लॉ, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था, ओम्स लॉ से हम जानते हैं, और तो निकालना क्या I, तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू V अपॉन में R नहीं हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, इसलिए तो लिखा, इसीलिए अब वैल्यू पुट कीजिए ना, R I V कितना दिया हुआ है 24, तो 24 और यहाँ पे रेसिस्टेंस R 60 दिया हुआ, तो R की जगह पर 60 कीजिए, इतना एम्पियर हो जाएगा, तो काटो, छोड़ 24 और छोड़ दे 60, एंड दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 2, यही ना हो जाएगा, यानी कि इसीलिए I बराबर क्या हो जाएगा 2/5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर एंड दिस विल बी योर आंसर। इसको जब डिवाइड दीजिएगा तो 0.4 एम्पियर ही आ जाएगा। कैसे, देखो ना 5 से भागा देखो, एक बार में नहीं कटेगा, डेसिमल लेंगे तो 0 आएगा 20 के 2 के पास, तो 5 चौका 20, तो वही तो किया, कुछ किए कुछ कर नहीं, बहुत आसान रहता है, आपको कितने बार बताऊं, समझ में नहीं आता, आता है ना। एनी हाउ, तो ये आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस कंप्लीटेड हो गया, इसे आप समझिए भी और लिखिए भी, क्लियर होता है। चलिए अच्छी बात, इसे लिखा है। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखा, अब इस क्वेश्चंस को भी देख लिया जाए, तो देखिए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, लेकिन इस क्वेश्चंस को दो पार्ट में सॉल्व होगा। An electric iron draws a current of 3.4 ampere from 220 volt supply line. जब 220 वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं इलेक्ट्रिक आयरन को, तब वो कितना करंट को खींच रहा है जी, तो 3.4 एम्पियर को खींच रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन draws when connected to 110 वोल्ट सप्लाई। लेकिन जब 110 वोल्ट से उस इलेक्ट्रिक आयरन को जोड़ देते हैं, तब कितना करंट वो ड्राज करेगा, खींचेगा उसी बैटरी से। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर फाइनली करंट पता कर लेंगे। और चलो देखते हैं, लेट अस सी। लिखेंगे गिवन में, गिवन में मैं ले रहा हूं केस फर्स्ट, व्हेन, जब क्या है जी, व्हेन हमारा आई करंट जो है वो 3.4 एम्पियर है
और हमारा जो वोल्ट है वो 220 वोल्ट है। तो रेसिस्टेंस निकल जाएगा क्या? रेसिस्टेंस निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस क्या होगा वो तो पता कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो आओ ना करते हैं। दिक्कत क्या लिखेंगे? सिंस क्या होता है R बराबर यानी कि रेसिस्टेंस बराबर, अगर नहीं पता तो इसको एक स्टेप बढ़ाइए, लिखिए V बराबर I है। कैसे? तो बाई ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू V अपॉन में I। इसीलिए R बराबर वैल्यू पुट कर दो। और क्या, यहां से 220 क्या हो जाएगा? 220 I का वैल्यू पुट कीजिए तो बाई 3.4 इतना ओम। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 64.7 ओम। जब इसको आप इवैल्यूएट कीजिएगा, काट पीट कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा 64.7 ओम। चलिए अच्छी बात। अब देखिए केस 2 ले रहे हैं। केस 2 व्हेन जब हमारा रेसिस्टेंस तो बदलेगा नहीं है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस तो सेम रहेगा, इतना वोल्ट के लिए भी और इतना वोल्ट के लिए भी। चलिए अच्छी बात है। तो जब रेसिस्टेंस जो है वो हमारा 64.7 ओम ही है और जो लेकिन वोल्टेज बदल गया, 110 वोल्ट है, तब करंट हमारा क्या होगा ये पता कि ये करंट दिया हुआ जब 220 वोल्ट से इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट था तो 3.4 एम्पियर करंट को खींचता था। तो रेसिस्टेंस निकालिए बड़े आसानी से। लेकिन आप बताइए कि जब 110 वोल्ट के बैटरी से इसी रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया जाएगा यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन को, तब कितना करंट प्रोड्यूस करेगा? तो इस प्रकार से सॉल्यूशन समझ रहे हैं। तो लिखेंगे सिंस V बराबर I है। V बराबर क्या होता है? I है। कैसे? तो बाई ओम्स लॉ के मदद से, ओम्स लॉ के मदद से। तो दिस इंप्लाइज I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन में R नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए I बराबर V का वैल्यू पुट कीजिए यहां से। तो 110 बाई R का वैल्यू पुट कीजिए। R कितना है आपका? तो 64.7 कितना हो जाएगा? I एम्पियर में देता है करंट हमारा। तो जब इसको काट पुट कीजिएगा ना तो 1.7 एम्पियर आपको आंसर दे देगा। चलिए शुरू। तो यही आपका आंसर हो गया और यही आपसे पूछ भी रहा था, समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया, काफी डिटेल से समझ गया ना? आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा और मेंशन किया होगा और आप इसे लिख भी रहे होंगे। कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमसे कह सकते हैं सर यहाँ पे बताएं प्रॉब्लम हो रहा है। समझ गया ना? तो अच्छी बात है। तो लेट अस सी दिस, mention these questions in your copy and the mentioning of solution is also must. फर्स्ट ऑफ ऑल अब डिस्कस कर रहे हैं, आपको मैंने ओम्स लॉ के बारे में आपको जानकारी दिया है। अब कांस्टेंट क्वांटिटी ओम्स लॉ जो होता है वो एक कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। और इसी बात को साबित करता हूं इस एक ग्राफ की मदद से। समझ गया ना? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट, अरे बढ़िया से रखो ना उसको जी, खराब कर देगा एनी हाउ। तो देखिए ये ग्राफ बिटवीन V एंड I यानी कि V का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और I का मतलब हुआ करंट। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस और I के बीच में ग्राफ ड्रा किया जाए। तो लेट अस सी, जैसे सपोज दैट ये हमारा करंट है, दिस इज करंट I एंड दिस विल बी ओरिजिन O और दिस विल बी आवर पोटेंशियल डिफरेंस। V जब ग्राफ देखो स्टूडेंट, आपने बहुत सारे ग्राफ पढ़ा जब आप 9th क्लास में भी जब आप 9th में पढ़ते थे। मोशन याद कीजिए कि जब ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ हमारा क्या होता था? स्ट्रेट लाइन होता।
कुछ उसी प्रकार से ग्राफ है, और कुछ सोचना नहीं है। ग्राफ बिटवीन V एंड I बहुत सारा स्टूडेंट को कॉम्प्लेक्स लगता है, बट ट्रस्ट मी, लिसन टू मी, वेरी इजी। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पर लिया है और करंट को वाई एक्सिस पर। जब दोनों के बीच में एक ग्राफ को ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा हमको। और स्ट्रेट लाइन कब मिलता है? जब दो क्वांटिटी कांस्टेंट रहे। क्यों? क्योंकि क्या होता था यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, ये 1 मीटर 1 सेकंड, 2 मीटर 2 सेकंड, 3 मीटर 3 सेकंड, जस्ट लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से होता था। यानी कि दोनों बढ़ेगा सेम रेट से, सेम रफ्तार से। कब? जब दोनों, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसी बात को और लिखा जाए, लिखूंगा, लिखेंगे द ग्राफ बिटवीन, या फिर ऐसे लिखिए कि व्हेन वी ड्रा the graph between current I and the potential difference, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V, तब क्या होगा? देन we will get a straight line। तब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को प्राप्त करते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, लिखेंगे a straight, since a straight line graph is possible only when the two given quantity is directly proportional to each other। अब लिखा है यहां पे क्लियरली, जो ग्राफ है क्लियरली द ग्राफ बिटवीन V and I is a straight line। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। दिस मीन्स, तब इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह होगा कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया। मैंने अभी भी बोला स्टूडेंट, जो हमारा ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन कब होता है जी? जब हमारा दो क्वांटिटी क्या हो, इनवर्सली नहीं बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि द गिवन टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसी सारी बातों का मैंने लिखा है। तो पता चला ना कि ग्राफ बिटवीन V एंड I का इस्तेमाल किया प्रूव करने के लिए कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई? जैसे कैसे 9th क्लास में मोशन पढ़ते थे तो मैथमेटिकल भाषा में इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किए थे और आपने ग्राफिकली भी प्रूव किया था। तो जस्ट लाइक दिस एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही प्राप्त किया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ की मदद से मैंने बता दिया आपको। समझ गया ना? अच्छी बात। इतनी सारी बातों को तुम नोट करेगा, लिखेगा, इन सारी चीजों को क्लियर होता है।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है कि एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही आसान है, वेरी इजी एक्सपेरिमेंट, कुछ भी कंफ्यूजन करने वाली बात। कंफ्यूजन तब होगा जब आप फिजिक्स लैब में हो, जब कनेक्ट कर रहे हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हर एक सर्किट को समझा दूंगा और ये क्या एक्सपेरिमेंट बताना चाहता है वो भी बता देंगे आपको। लिसन टू, देखिए मैंने एक सर्किट को डिजाइन किया है, मैंने एक सर्किट को डिजाइन किया, समझ गया ना। अब देखिए इस सर्किट में क्या हो रहा है, इस सर्किट में हमने कुछ कनेक्टिंग वायर्स लिया है, यानी कि वायर लिया है, कॉपर के वायर हो सकता है, तो वायर लिया, एक बैटरी लिया है और एक स्विच है और एक रियोस्टेट है, एक हमारा रेजिस्टेंस है, वोल्टमीटर लिए हैं, एमीटर लिए हैं और सारे को कनेक्ट कर दिए। बैटरी को, स्विच को कुछ इस प्रकार से, रियोस्टेट एक लगा दिए हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है। वोल्टमीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, पढ़ाए होंगे आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब आप लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं तब याद होगा। और एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, इसलिए एमीटर को यहाँ लगाया और वोल्टमीटर को यहाँ लगाया। तो कोई लड़का पूछता है कि वोल्टमीटर यहाँ कहाँ है, एमीटर यहाँ क्यों, तो बता दिया उसको उत्तर, क्योंकि एमीटर सीरीज में और वोल्टमीटर पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है। क्लियर? अब आप ये सर्किट समझ गए, तो सर्किट को मैंने बनाया है एक ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। ये हमारे पास एक रियोस्टेट है। अब ये रियोस्टेट को जैसे खींच करके मैं यहां से जैसे जैसे मैं आगे करूंगा कुछ इस प्रकार से, तो जो हमारा करंट का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस का बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है ना, और अगर इस रियोस्टेट को इधर लाओगे तो देखो तो रेजिस्टेंस का साइज बड़ा हो गया ना, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से बढ़ाएंगे, देखिए अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो हमारा करंट बढ़ता है सर कि घटता है सर, आपने कुछ मिस्टेक बोल दिया सर, तो देखिए आपको एक फार्मूला पता है जी, देखेंगे सिंस V इज इक्वल टू IR बाई ओम्स लॉ, इसके मदद से, ओम्स लॉ के मदद से जानते हैं। अब देखिए तो दिस इंप्लाइज I बराबर V बाई R हो जाएगा, नहीं? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो R बराबर, यहाँ पे R बराबर हो जाएगा, देखिए R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। इसका अर्थ यह होता है कि जो ये रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट लिए हैं, यानी कि रियोस्टेट का बहुत ही अच्छा फायदा ये होता है कि जब चाहे तो रेजिस्टेंस का अमाउंट को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल रेजिस्टेंस लिया हूं मैं सिर्फ, तो इसका अमाउंट ना तो मैं घटा सकता हूं और ना ही बढ़ा सकता हूं। बात को समझिए और सुनिए, समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अब रेजिस्टेंस को अगर मैं कम करता हूं तो यह हमारा करंट का अमाउंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसी करंट। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए इस रेजिस्टेंस को मैं कम करूंगा कुछ इधर ला करके, तो करंट हमारा बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा स्टूडेंट, वैसे वैसे हमारा वोल्टमीटर का रीडिंग भी, अमाउंट भी बढ़ेगा। और दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, जब वोल्टेज और जब दोनों का रेशियोज निकालेंगे, वोल्टेज बाई करंट का, तो वो हमारा कांस्टेंट देगा। बोलिए वो हमारा क्या देगा? कांस्टेंट देगा। दिस विल गिव्स अस कांस्टेंट। इस पेयर के नीचे 0.1 0.2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताया क्या ये एक्सपेरिमेंट से सीखे क्या सर, ये भी बताइए। तो देखो ना क्या सीखे। देखिए अगर आप इस रेजिस्टेंस को कम करते हैं कुछ इधर ला करके, तो जो हमारा करंट का अमाउंट है वो भी बढ़ेगा और वोल्टमीटर का रीडिंग भी बढ़ेगा। और दोनों का जब रेशियो निकालें कितना अमाउंट से बढ़ रहा है, तो वो हमारा कांस्टेंट देगा। और ओम्स लॉ क्या कहता है? तो कांस्टेंट देगा करंट और ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओम्स लॉ भी तो यही का। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। नहीं समझे? जिस प्रकार से रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस का अमाउंट को जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये दोनों का वैल्यूज कम हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि रेसिस्टेंस को अगर बढ़ाइएगा तो करंट हमारा रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे, करंट हमारा कम होगा। रेसिस्टेंस कम करेंगे, ये करंट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर होगा? बार बार तो बोल ही रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट होता है। इस सर्किट को बना लीजिए, समझ गया ना? चलिए, अच्छी बात। बहुत सारे टॉपिक के बारे में कुछ जानकारियां दिया है, एक्सपेरिमेंट भी कुछ ने किया। अब कुछ चीजों के बारे में और जानते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स। लेट अस टॉक अबाउट द गुड कंडक्टर्स। कि व्हाट इज गुड कंडक्टर्स। अरे ये पता है सर कि जो करंट को फ्लो करने देता है उसे गुड कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे आयरन सिल्क। हाँ पता है ये, लेकिन इस बार डेफिनेशन कुछ अलग बताने वाला हूं। समझ गया ना? क्यों? क्योंकि सर आपने ही तो बताया था कि गुड कंडक्टर्स नहीं होता। हाँ वो भी सही है। अब देखिए, वैसा कोई भी जो चीजें हैं, दो सब्सटेंसेस जिसके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरी कम है, रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? कि करंट के फ्लो को रोकता है, अपोज करता है, लेकिन बहुत कम अपोज करेगा, यानी कि पूरे के पूरे जाने देगा, तो वैसे सब्सटेंस को गुड कंडक्टर्स कहते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर एटसेट्रा आर द गुड कंडक्टर्स। क्लियर होता है जी? तो इसी बात को लिखा जाए कि दोज सब्सटेंसेस which have very low electrical resistance, बहुत ही कम रहेगा, when it is called, तब उसको क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर्स का नाम देते हैं। चलिए, अच्छी बात। सर कुछ एग्जांपल्स बताइए, तो लिख लेगा। आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत सारे मेटल है, सिल्वर, गोल्ड भी हो जाएगा, एटसेट्रा, बहुत सारे। अब एक इस गुड कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। गुड कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है टू रन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर इट इज यूज्ड इन मेकिंग वायर्स। गुड कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं वायर्स के रूप में, एंड टू रन एंड इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी इसका गुड कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही है? और देखिए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रजिस्टर। आपने बहुत अच्छे से जानकारी लिया कि गुड कंडक्टर्स क्या होता है, बैड कंडक्टर्स क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन रजिस्टर के बारे में सवाल नहीं पता। तो रजिस्टर उसको बोलते हैं जिसके पास अच्छा खासा रुकने के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, यानी कि वो अच्छा खासा करंट को क्या कर सके, रोक सके, तब क्या कहते हैं, उसे रजिस्टर का नाम देते हैं। तो आओ इसका डिफिनेशन लिखें, एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे इसका डिफिनेशन हो जाए कि दोज सब्सटेंसेस which has comparatively high electrical resistance, then it is called, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहेंगे।
अब एग्जाम्पल पूछा था, कुछ एलॉयज है जो हमारा क्या होगा, रजिस्टर कहला। क्यों? क्योंकि उसके पास कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि अच्छा खासा वो करंट को रोक सकता है फ्लो करने से। एलॉयज जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम हो जाएगा एग्जाम्पल में हो जाएगा। सम एलॉयज, एलॉयज लाइक, जैसे में नाइक्रोम का नाम सुना होगा, मैंगानीन का नाम सुना होगा, एंड कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, इसको यूरेका भी बोलते हैं, यूरेका, और ये बहुत सारा ETC है ना। अब देखिए इस रजिस्टर को किस लिए इस्तेमाल करेंगे, रजिस्टर का एग्जांपल इसी के लिए डिफिनेशन दे दो। रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है सर्किट में वो कम हो जाए। तो रजिस्टर के बारे में लिखें कि रजिस्टर reduces the flow of current in the circuit। जो रजिस्टर है वो सर्किट में इस्तेमाल कीजिएगा रजिस्टर का, तो आपका करंट का फ्लो को कम कर देगा। समझ गया ना? जैसे रेगुलेटर वगैरह इस सब का नाम सुना, जिससे फैन को कम करते, वो क्या करता है, करंट सप्लाई को तो कम कर देता है, इसीलिए फैन धीरे चलने लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर, हाँ पता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको इंसुलेटर बोलते हैं। आप जानते हैं, एग्जांपल से जानते हैं प्लास्टिक का, लेकिन लेटर से कुछ अलग डिफिनेशन होने वाला है, तभी तो इसको लिख रहा हूं, नहीं तो बार बार एक ही चीज को क्यों आपको सिखाऊंगा, है ना। तो इंसुलेटर वैसे सब्सटेंसेस को, वैसे मटेरियल को कहेंगे जिसके पास इनफिनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि वो करंट को फ्लो करना ही नहीं देगा, एकदम रोक के रखेगा, तो उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो लिखेंगे कि those substances which has infinitely, बहुत ज्यादा क्या है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहां से चल जाओ, ठीक है ना, साउंड आ रहा है, जाओ। देन दिस इज कॉल्ड, तब उसको क्या बोलते हैं जी, अरे इंसुलेटर जी, इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल पूछेगा तो बहुत सारा हो जाएगा, वुड हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। इनफैक्ट प्लास्टिक पॉइंट बना के लिख लो, इनफैक्ट जो हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज द एक्सेलेंस जो हमारा प्लास्टिक होता है वो एकदम झकास का ही है, या फिर एक्सेलेंस इंसुलेटर होता है। लेकिन प्लास्टिक तो है ही, बट साथ ही साथ यहां पर रबर ये भी है, वुड भी है, अगर भींगा रहेगा तो ये भी पकड़ ही लगेगा, प्लास्टिक ही भींगा हुआ तो वही पकड़ लेगा। रबर के बारे में बोला जाए तो रबर भी हो जाएगा। अगर इन तीनों में कंपैरिजन कीजिएगा कि सबसे एक्सेलेंस कौन है सर, आप प्लास्टिक को कहा बोले, उनको रबर को क्यों नहीं बोले, उनको क्यों नहीं बोले, है ना प्रश्न। तो देखिए इस रबर का इस्तेमाल, इसलिए यहां पर रबर हो जाएगा। प्रश्न होता है रबर क्यों, क्योंकि रबर का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी, कि बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि रबर का ग्लव्स, हैंड ग्लव्स पहन लेता है और इलेक्ट्रिसिटी को हाथों से जोड़ देता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है।
और ये लम्हारता भी है। और रबर जो है वो अंदर से मोलिकुलरिटी उसका स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ पता है सॉलिड है, वो लकड़ी का ही होगा स्ट्रॉन्ग। बट एनीवेज रबर को याद रखिएगा, रबर को एक साइलेंस कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये रबर का इस्तेमाल होता है बहुत सारे जगहों पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए। रबर पहन ग्लव्स को ही पहन करके तार को जोड़ा जाता है नंगा वायर को। वहां पर कहीं कहीं प्लास्टिक कम रहता है, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक शायद पिघल भी जाए, हाई वोल्टेज रहता है, लेकिन रबर तो थोड़ा देर के लिए बचाया भी करेगा। समझ गया ना? अच्छी बात है। अब इस इंसुलेटर का कहाँ इस्तेमाल करें, लिखेंगे इंसुलेटर इज यूज्ड to protect from electric shock। जो हमारा इंसुलेटर है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है ना जी? अच्छी बात। अब सुनो स्टूडेंट, जैसे नंगा तार है एल्युमिनियम का, इस प्रकार से लेकर जाता है, उसके ऊपर वायर कवर रहता है, वो प्लास्टिक का रहता है। तो इंसुलेटर का इस्तेमाल किया ना हमने, किस लिए? उस करंट से ही बचाने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक से ही। तो इस प्रकार से आपको ये जितना भी सब कुछ था वो मैंने कवर किया है। समझ गया ना? ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ा हो। कुछ क्वेश्चंस को और डील करते हैं, समझ गया ना? इतनी सारी बातों को नोट करेगा, फिर कुछ क्वेश्चंस को डील करूंगा मैं। चलो लिखो, वी हैव सीन सम टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया। अब आपके सामने एक नया प्रॉब्लम है, नया क्वेश्चन है। याद रहे ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, लेकिन है बहुत इजी। समझ गया ना? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। अब देखिए क्या आपसे बता रहा है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड across unknown resistor, there is a current of 2.5 ampere in the circuit. Calculate the value of resistance। रेसिस्टेंस को निकालना है। सपोज दैट एक फिगर को ड्रा करता हूं, कुछ इस प्रकार से हमारा सर्किट है। ये रेसिस्टेंस कितना होगा? जब ये के वोल्ट के जब 12 वोल्ट के बैटरी को इस रेसिस्टर को जोड़े हैं तो करंट वो ड्रॉन कर रहा है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो कितना करंट, आई बराबर कितना है जी? तो क्या दिया हुआ? 2.5 एम्पियर। यहां पे ध्यान दीजिए एमए दिया हुआ है, यानी कि मिली एम्पियर दिया हुआ है आपको। समझे ना? जी हाँ, मिली एम्पियर दिया हुआ है, नॉट माइक्रो एम्पियर, नॉट एम्पियर बट मिली एम्पियर। आपको बताया था कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर इज इक्वल टू कितना एम्पियर होता है। इन सारी चीजों को याद भी रखना होगा, क्योंकि छोटे छोटे जो चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया उसका इस्तेमाल होने वाला है इसमें भी। तो वेरी इंटरेस्टिंग, जब 12 वोल्ट का बैटरी जो दिया हुआ है, वो आपका वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। सॉल्यूशन कर देंगे, क्वेश्चन नहीं समझे? देखिए 12 वोल्ट के बैटरी जो है वो कनेक्ट किया गया है एक रेजिस्टर से। रेजिस्टर से 12 वोल्ट के बैटरी के रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं, तो कितना करंट को वो खींचता है? तो इतना करंट को वो खींचता है। तो कैलकुलेट करनी है, इस रेजिस्टेंस को वैल्यू को निकालिए। अब क्लियर हो गया? अब देखिए गिवन में क्या दिया हुआ, जो गिवन में है उसको लिखेंगे। गिवन में क्या है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ऐसा कहा लिखा, डायरेक्ट लिखो ना, यानी कि दिया होगा आपको V दिया हुआ, V बराबर 12 वोल्ट, एंड आपको एक चीज और भी तो दिया हुआ, I दिया हुआ, करंट दिया हुआ 2.5 एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होगा, ऐसे होगा, ये होगा। समझ गया ना? चलिए अच्छी कैसे हो गया? अरे आपको क्या सिखाया है कि मिली एम्पियर से एम्पियर में बदलने के लिए 10 टू द पावर माइनस, नहीं समझते हो? पता? अच्छा कूल डाउन। देखिए इसको क्या करते हैं, डिटेल में करते हैं, लिखेंगे सिंस 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10
1/, इतना 1000 एम्पियर होता है, एम्पियर। इसका मतलब ये होगा, क्या होगा कि 1 मिली एम्पियर, एमए का मतलब होगा मिली एम्पियर बराबर 1/10⁻³ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इतना एम्पियर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप और खींचते हैं तो 1 MA बराबर 10⁻³ एम्पियर। बोलो हाँ, तो 1 MA बराबर इतना हो रहा तो 0.5, तो इसीलिए 2.5 मिली एम्पियर बराबर 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर ना हो जाएगा, ना होगा। हाँ, अरे सर आप बता देते ना तो बहुत आसान लगता है। आसान तो लगेगा ही ना, क्योंकि आसान करके जो आपको बताया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं लेना। इजी क्लियर, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ हाँ है सर। अब सुनो स्टूडेंट, इतनी सारी बातों को आपको जानकारी मैंने दिया है, तो आपको ये करंट भी पता चल गया, करंट कितना है, जितना है, और वोल्टेज इतना है। कैसे इतना है वो आपको डिटेल में करके बताते, इसे भी लिख लेगा। अब हम लोग जानते हैं, लिखेंगे सिंस, लिखेंगे नाउ, V बराबर IR, V बराबर IR कैसे, तो बाई ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से, है ना। तो देन दिस इंप्लाइज R निकालना ना, तो R बराबर V अपॉन I ना हो जाएगा। तो इसीलिए R बराबर वोल्टेज कितना है, 12 है, करंट कितना है, तो 2.5 इंटू 10⁻³ है ना, है सर। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएगा तो गुना 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 12/25 गुना 10 गुना 10⁻³ हो जाएगा, हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज को बराबर करके इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, समझा ना। तो ये 10⁻³ है जी, है ना, और नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इतने तो बेसिक चीज आपको क्लियर ही होनी चाहिए, क्योंकि 10th में जो चला गया। अब देखो ये हो जाएगा 12/25 इंटू 10⁴ ओम हो जाएगा। नहीं, अब इसको और कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 पर 4 जीरो बैठाना पड़ेगा ना, 4 0 बाई 25 इतना ओम। अब इसको काटिए, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, तो 2 आएगा, 5 चौके 20 आएगा, तो खत्म हो गया, यानी कि 1 2 3 0। फिर 5 से इसको काट दो तो कितना कटते, 5 चौक 20 और 40 बचा, तो 5 8 40 और फिर 2 0, यानी कि दिस इंप्लाइज 4800 ओम आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 4800 ओम। मेरे पास तो स्पेस नहीं था इसलिए लंबा लेके चल गया, आपके पास स्पेस है तो इसको नीचे लिखते चला जाएगा, जैसे इच्छा करे वैसे लिख लेना, इसको में कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन था, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, याद रहे इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको मैट्रिक के एग्जाम में बोर्ड में आपको से दे सकता है, समझ गया ना। चलिए अच्छी बात है, ये यही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कुछ खास क्वेश्चन था जो मैंने आपको सोल्व करवाया और इसी के विषय में आपको से चर्चा की है। क्लियर होता है, चलिए अच्छी बात। अब मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ खास क्वेश्चंस वगैरह ये सब होंगे, मैंने आपको हर एक तरह से तो आपको समझा रखा है, इनफैक्ट मैंने बताया है। तो इस लेक्चर को और क्या कितना ही आगे बढ़ाता चला जाऊं, है ना। तो ठीक है, मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, और आपके लिए जितना भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो मैं लाने का प्रयास करूंगा, आपको समझाऊंगा, समझ गया, क्योंकि आप समझदार हैं। तो बस इस लेक्चर में मैं यहीं पे फुल स्टॉप लगाता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्लासेस में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बस इतना ही कहता हूँ, और कुछ कहता ही नहीं मुझे।